हेलो स्टूडेंट्स, आईएमईडी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग स्टूडेंट्स अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें मैंने क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको 8 क्वेश्चन तक मैंने आपको स्टूडेंट्स करवा दिया था, लेकिन जब से क्लासेस सस्पेंड हुई 12 दिन के लिए, तो उसके बाद ये आपके पास मैं नया उसके नेक्स्ट आगे उसका क्वेश्चन भेज रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये, कर्मचारी एवं रेखा संगठन, स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। 8 तक के पॉइंट आप लोगों ने कर लिए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी कर्मचारी एवं रेखा संगठन। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे पॉइंट में, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस, उसके बाद इसके गुण। क्वेश्चन जैसे आप नोट करते चले जा रहे हैं वैसे ही कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। मैं आपको किसी तरह से जो है बिल्कुल हर पॉइंट्स जो है हर टॉपिक को समझा रही हूँ, और अपना मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैं डेफिनेशंस बताऊंगी, उसके बाद इसके गुण बताऊंगी। गुण में विशेषज्ञों की सेवा, विशिष्टीकरण को बढ़ाना, मितव्ययिता, अनुसंधान को प्रोत्साहन, कुशल कर्मचारियों के लिए सुअवसर। क्वेश्चन नंबर 9, इससे ऊपर हमने पहले आपका 8 क्वेश्चंस देखिए, हमने कौन सा करा था, ये 8 क्वेश्चन ये था हमारा। रेखा अथवा सैनिक संगठन, लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रकार और गुण दोष, है ना, ये 8 करा था। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा इसकी, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, इसके पॉइंट स्टूडेंट्स। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। देखिए, कर्मचारी एवं स्टाफ लाइन, इसमें क्या होता है कि इसमें जो संगठन के इस प्रारूप में क्या होता है कि जो पद्धति होती है उसके दोषों को दूर किया जाता है, और विभागीय रेखा संगठन को जब विशेषज्ञों की सेवाओं से जोड़ दिया जाता है तब रेखा अथवा कर्मचारी संगठन कहलाता है। यानी कि इसमें जो है, यानी कि जो हमारा जो ऊपर से नीचे तक का जो वर्क होता है बच्चों, जब हम उसी पर किसी एक अधिकारी को नियुक्त कर देते हैं हर डिपार्टमेंट को डिवाइड कर कर, तो उसमें क्या होता है, इसको स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब जैसे हम देखते हैं किसी भी ऑफिस में बच्चों कि हर एक जो है हर व्यक्ति जो है अपने डिपार्टमेंट में, और जो उसको वर्क दिया गया है, जिस पोस्ट पर उसको रखा गया है, वो उसी वर्क को करता है, ठीक है ना। तो उसी में क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं कि इस प्रणाली में जो है जो बिजनेस होता है उसके जो वर्कलोड होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उस वर्कलोड को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर डिपार्टमेंट में एक उसको अध्यक्ष बना देते हैं, यानी कि एक मैनेजर बना दिया जाता है। जो ऊपर से जो क्या करता है उसकी विशेषता ये होती है कि वो उस काम अपने विभाग के कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऊपर इन अधिकारों एवं आदेशों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी उसको भी जो है ऊपर से आदेश मिलते हैं, और जिनके बेस पर वो नीचे की ओर कार्य को करवाता है। इसमें यानी कि इसमें कि विभागीय अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग के लिए व्यापारिक और तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति परामर्शदाताओं के रूप में की जाती है ना। यानी कि जब डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया गया और हर डिपार्टमेंट में एक अध्यक्ष बना दिया गया, तो ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्डर को फॉलो करवाए और काम को करवाए। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करवाना, और टेक्नीशियंस की जिसे मतलब राय एडवाइस लेना, और जो कॉम्पिटिशन्स होता है उसमें जो डिफ़िकल्टीज जो प्रॉब्लम आती है उनको दूर करना, है ना, और विभागीय अध्यक्ष को सलाह देना, ठीक है। ये बल्कि ये ना केवल सलाह देते हैं बल्कि अंतिम निर्णय भी विभागीय अध्यक्ष लेते हैं। इस प्रकार के संगठन को परामर्शवादी अधिकारी संगठन या शीर्ष या समांतर संगठन आदि के नामों से पुकारा जाता है। ये बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं स्टाफ मैनेजमेंट का। यानी कि इसमें क्या है बच्चों, देखो कि काम करवाने के लिए,
है ना। कोई भी बिज़नेस, क्योंकि आप बिज़नेस जो है मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये इसमें मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें बच्चों सबसे बड़ी बात तो यही होती है। हम लोग भी ऐसे करते हैं कॉलेज में, अगर कोई देखिए प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स, तो हम भी क्या करते हैं, हर एक मतलब ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं कि अब ये काम आपको करना है। तो इससे क्या होगा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती हैं तो वो काम अच्छी तरह से होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक ग्रुप में एक व्यक्ति होता है जिसको जो हेड बना दिया जाता है, उसके अंडर और सारे काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो गलती की जो है गुंजाइश बहुत कम रहती है, और जिस व्यक्ति को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को जो है अंजाम देता है। अब इस चीज़ में तो बच्चों आप लोगों ने भी बहुत देखा होगा, अगर हम देखा जाए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं कॉलेज में जिसमें हम इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बच्चों पूरा करते हैं, यानी कि हम लोग देते हैं। एक प्रैक्टिकल होता है तो उसमें देखिए सीआर बने रहते हैं, अभी आपने देखा था हमारे कॉलेज में ही हुआ था, तो उसमें एक सीआर है या कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थी, स्टूडेंट्स था जिसको कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी कि आप कैसे कैसे करेंगे, तो उन्होंने अपनी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से निभाया, और जिससे कि प्रैक्टिकल का वो जो वर्क था वो भी आराम से पूरा हो गया। तो ये होता है आपका स्टाफ, है ना, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऊपर से नीचे तक जो है, यानी कि एक लाइन में काम को डिवाइड कर दिया गया और वो काम को पूरा किया। यह है, देखो बच्चों, इसको आप कर लीजिएगा। बच्चे कहते हैं स्टूडेंट कि मैडम वीडियो खोलती है, बेटा थोड़ा सा हिलने का ये होता है कि हाथ से पकड़ के मैं मोबाइल को करती हूँ, मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं कि मोबाइल को बिल्कुल फिक्स कर सकूँ। मैं तो केवल हाथ से पकड़ कर ही मोबाइल को आपको पढ़ाती रहती हूँ बच्चों। कोशिश ये रहती है कि पूरी चीज़ें आपको मिल जाए। देखिए अब ये है ना, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा कि कर्मचारी एवं रेखा संगठन के बारे में विस्तार से बताइए, इसके बारे में जो भी कुछ है, तो इससे क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। ठीक है, आपने कर लिया होगा। अब देखिए इससे आगे, अब इसकी परिभाषा, डेफिनेशंस दी थी ना, अब इसकी डेफिनेशंस। डॉक्टर WR स्प्रीगल के शब्दों में, विशेषज्ञों की सेवा से युक्त रेखा संगठन ही वर्तमान उपक्रमों में रेखा व कर्मचारी संगठन होता है। छोटी सी है, आप इसमें से एक दो भी कर सकते हैं, एक दो भी लिख देंगे। यानी कि विशेषज्ञों की सेवा से युक्त, यानी कि विशेषज्ञों की सेवा से युक्त का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ऊपर एक ऐसे अधिकारी का होना जो कि उस काम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन या नॉलेज रखता हो, ठीक है, और उसको वो काम करवाना आता है ना। ऐसे ही व्यक्ति को काम सौंपे जाते हैं जो उस काम को करने में सक्षम होता है। दूसरा है लुइस ए एलन के शब्दों में, लाइन का आश्रय उन पदों एवं तत्वों से है जो उपक्रम में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। स्टाफ अथवा सहायक का आश्रय उन पदों अथवा तत्वों से है जो लाइन अधिकारियों को अपने उद्देश्य की पूरा करने के लिए आवश्यक परामर्श व सहायता प्रदान करते हैं। अब इसमें फ़ोटो आपको दिखाई जाएगी, यानी कि उस तत्वों से हैं, उन आश्रय उन पदों और तत्वों से हैं जो कि काम को पूरा कराने के उद्देश्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशंस आप देखिए, दोनों की डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा, दोनों की डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं आराम से। डॉक्टर WR स्प्रीगल और लुइस ए एलन के शब्दों में जो डेफिनेशंस हैं, ये मत लिखिएगा कि यह प्रणाली चित्र 6 से स्पष्ट की जाती है, इसको नहीं लिखना है आपको। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब इसके हम अभी चित्र भी आपको दिखाऊंगी। कर्मचारी एवं रेखा संगठन के गुण, मेरिट ऑफ स्टाफ्स एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब इनके काम क्या है। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा था नहीं, विशेषज्ञों की सेवा, सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। संगठन के इस प्रारूप के अंतर्गत विभिन्न विभागों के कार्यों से संबंधित विशेषज्ञों की नियुक्ति करके उनकी सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। इस कार्य में गलती होने की संभावना कम रहती है। बिल्कुल सही बात है। यदि हम किसी भी काम को करें और उसके एक्सपर्ट्स को ही उस काम के लिए हम नियुक्त करते हैं, तो बच्चों उससे क्या होता है, काम करने में काम जो है उसमें कोई ये नहीं रहता कि कोई मिस्टेक होगी, और बल्कि काम जो है बिल्कुल ढंग से हो जाता है। अब देखिए, अब ये सबसे बड़ी बात है। अब ये चित्र जो आपका है, इसमें देखिए चित्र में क्या है। सबसे पहला, अंशधारी शेयर होल्डर्स, संचालन मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
अनुसंधान अधिकारी, महाप्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी। देखिए, विशेषज्ञ उत्पादन, ये पूरा चित्र जो है 6 आपका ये जो है इसको आप बना दीजिएगा। इसको जब आपका ये क्वेश्चन आए ना स्टूडेंट्स, ये आएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको मैं काम करा रही हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एज इट इज़ ही डायग्राम आप बना दीजिएगा इस क्वेश्चन में अगर आता है तो, क्योंकि डायग्राम से क्या होता है कि क्वेश्चन पूरी तरह से वो खुद ही अपने आप में, यानी कि पूरा क्वेश्चन जो है का आंसर जो है उसमें रिवील हो जाता है। तो आप एज इट इज़ इसको, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन का ये जो चित्र है, मतलब डायग्राम। अभी तो फर्स्ट ही आपका मैंने पॉइंट बताए हैं इसके, कर्मचारी एवं रेखा संगठन के। तो ये आपका चित्र बता रही हूँ मैं, ड्राफ है ये, आप इस ड्राफ को नोट कर लीजिएगा बच्चों। आई होप यू हैव नोटेड इट। उससे आगे करते हैं कि इससे संभावना कम रहती है। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका, विशिष्टीकरण को बढ़ावा, इनकरेजमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशंस। देखिए, संगठन के इस प्रारूप अविभाजित उत्तरदायित्व एवं सत्ता के सिद्धांत को बताता है। इसके साथ ही स्टाफ के विशिष्टीकरण के अवसर भी प्रदान कराता है। यानी कि स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो स्पेशल व्यक्ति है उसको उस काम के लिए अपॉइंट करना। ये देखिए, विशिष्टीकरण को बढ़ावा। फिर है मितव्ययता इकोनॉमी। इसके अंतर्गत कार्य संचालन की क्षमता में वृद्धि होने से उत्पन्न हुई बचत के अतिरिक्त लागतों की पूर्ति की जाती है। अनुसंधान को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट ऑफ रिसर्च। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों में विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। ये विशेषज्ञ अपने अनुविभाग की कुशलता के लिए सोचते हैं, जिसके कारण अनुसंधान की प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है ना, जो एक्सपर्ट होते हैं भाई, जिस डिपार्टमेंट के, उसी डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं, वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं। कुशल कर्मचारियों के लिए सुअवसर, गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉई। इसमें क्या होता है, कर्मचारियों के लिए उन्नति के स्पष्ट अवसर मिलते हैं, क्योंकि यह उत्तरदायित्व पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है। यानी कि जो जो वर्कर्स होते हैं वो काम अपना ढंग से पूरी तरह से अच्छी तरह से करते हैं, तो उनको प्रमोशन दी जाती है ना, और उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। ये सब देखना। अब इसमें इसके दोष, गुण और दोष भी हैं कि क्या हैं, डिमेरिट्स भी है, दोष भी लिख लीजिएगा ये इसके साथ साथ, कि संगठन यह प्रणाली अधिक व्ययपूर्ण है क्योंकि विशेषज्ञों की फीस बहुत अधिक होती है। इसमें दोष भी लिख दीजिएगा, यह प्रणाली बड़े संगठन के लिए अनुपयुक्त है। संगठन के इस प्रारूप में विशेषज्ञों पर आश्रित रहना पड़ता है। इसमें विशेषज्ञ गलत परामर्श के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते। संगठन का यह प्रारूप श्रम संघर्ष को जन्म देता है। इसके विशेष मतलब ये गुण भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं ये, कि यदि एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, और ये एक बड़ी प्रणाली के लिए सूट नहीं करता है, और इस पर जो है एक्सपर्ट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, और वो गलत परामर्श के लिए उत्तरदायित्व खुद नहीं होते हैं, है ना। श्रम संगठन को जन्म देता है। तो ये आप इसके थोड़े से दोष भी आप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये लिख लीजिएगा। दोष अगर मांगते हैं कि इसके संगठन के गुण दोषों की विवेचना कीजिए, तो आप दोष भी लिख सकते हैं। दोष जो मैंने दिए हैं अगर वो एक्सप्लेन करते हैं तो आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों अपनी तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा भी आपको बताया जा रहा है, मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब आप अपनी तरफ से भी इसको कर सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं अगर दोष क्या आता है तो पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कर्मचारी लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके लिए। और इसमें आप जो हैं इनके मैंने थोड़े से इसमें दोष
इसमें दोष भी लिख लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अर्थ, क्रियात्मक संगठन के गुण और क्रियात्मक संगठन के दोष। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स ये, क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अर्थ, क्रियात्मक संगठन के गुण और क्रियात्मक संगठन के दोष। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस के गुण और दोष। सबसे पहली बात है कि देखिए ये है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का वह स्वरूप विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें प्रबंधों के कार्यों का बंटवारा इस प्रकार से किया जाता है कि सहायक अध्यक्ष के नीचे अधिकारियों को यथासंभव कम से कम कार्य करना पड़े, अर्थात एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य करना पड़े। जिसका कि वह विशेषज्ञ हो। इसमें एक व्यक्ति का संबंध एक अधिकारी तक ही होता है। आवश्यक सूचनाएं जो आदेश देता है, इसमें विशेषज्ञों का सीधा संपर्क श्रमिकों से होता है। इस कार्य प्रणाली को चित्र के द्वारा स्पष्ट भी किया गया है। देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 10। यानी कि एक्सपर्ट्स पर ये जो है सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए इसका डायग्राम, ये देखिए जनरल मैनेजर, इसके 2 पार्ट्स हैं, फैक्ट्री इंजीनियर, गुण नियंत्रण, फिर उत्पादन प्रबंधक, देखिए फॉरमैन और उसके बाद ये श्रमिक। यानी कि जनरल मैनेजर ने अपना वर्क डिवाइड कर दिया और उन दोनों ने ही अपना वर्क डिवाइड कर दिया, और जो फॉरमैन है उन्होंने अपना वर्क श्रमिक को दे दिया। तो यानी कि जो है कार्य आसानी से हो जाता है। अब देखिए कारखाने के संगठन को इसके द्वारा अब आगे बताया जाएगा, ये इसके साथ है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद ये डायग्राम, ठीक है। अब इसका जो पूरा वो है कि कैसे होता है, देखो पूरा डायग्राम ये है। उत्पादक प्रबंधक, पहले क्या आएगा, उत्पादक प्रबंधक, वियोजन अधिकारी, उत्पादन अधिकारी। अब वियोजन अधिकारी देखिए कार्यक्रम लिपिक, निर्देश कार्ड लिपिक, समय और लागत लिपिक, अनुशासन। और उत्पादन अधिकारी क्या करता है, टोली नायक, गति नायक, जीर्णोद्धार नायक और निरीक्षक। ठीक है, तो ये उत्पादन में इतना हुआ। यानी कि देखो 2 नियोजन अधिकारी और उत्पादन अधिकारी, 2 डिपार्टमेंट हो गए। अब इन दोनों डिपार्टमेंट के ये जो नीचे अंडर वर्क करेंगे, और उसके बाद श्रमिक वर्ग। ये सारा किस पे डिपेंड करता है, श्रमिक वर्ग पे। ठीक है ना, ये जो सब हैं डिपार्टमेंट डिपेंड करते हैं श्रमिक वर्ग पे। देखिए तो इन डायग्राम को आप बना लीजिएगा बच्चों ऐसे ही। श्रमिक वर्ग, ठीक है। अब आते हैं इसके संगठन के
गुण, मेरिट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्रियात्मक संगठन के गुण क्या होते हैं बच्चों? देखो ये है, क्रियात्मक संगठन के प्रमुख गुण हैं। प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य का विशेषज्ञ होता है, जिससे संगठन की कार्यक्षमता बढ़ती है। क्रियात्मक संगठन में श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। क्रियात्मक संगठन में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो जाता है। संगठन का यह प्रारूप अधिक लोचपूर्ण है। कर्मचारियों को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाता है। इसमें विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों को योग्यताओं का लाभ प्राप्त होता है, व्यक्तियों की योग्यताओं का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि गुण, है ना। कि एक्सपर्ट जो होते हैं, इससे काम, जब एक्सपर्ट के हाथों काम करवाया जाता है तो इससे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। और श्रम विभाजन से लाभ प्राप्त करते हैं कि डिवाइडेशन ही एक ऐसा पार्ट है बच्चों कि डिवाइडेशन के अगर हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो यदि हम डिवाइड करके उस काम को करवाएं तो वो बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट होगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये इसके गुण हैं, क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस के गुण, मेरिट्स। अब है क्रियात्मक संगठन के दोष, डिमेरिट्स। इस संगठन में अनुशासन में शिथिलता रहती है, यानी कि अनुशासन जो है स्टिक अनुशासन नहीं रहता, लूज जो है डिसिप्लिन रहता है। इसमें समन्वय का अभाव पाया जाता है। यह प्रणाली छोटे उद्योगों के लिए अनार्थिक है। बिना मतलब छोटे जो बिजनेस जो होते हैं उसके लिए यूजलेस है, मतलब अनार्थिक, यूजलेस। दोष, क्रियात्मक संगठन के दोष। ये गुण थे बच्चों और ये हैं दोष। फिर आगे भी हैं। ये है संगठन की यह पद्धति अव्यावहारिक है। इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण करने में असुविधा रहती है। एक ही श्रमिक पर अनेक अधिकारी हो जाने से वह सदैव उलझन में रहता है। इस प्रकार के संगठन में अधिकारियों में अधिकार प्राप्त करने की होड़ रहती है, जिसका कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि 7 इसके डिमेरिट्स हैं। कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ लिख दीजिए, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका अर्थ और संगठन के गुण और दोष। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये करा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेतृत्व, लीडरशिप की परिभाषा एवं आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 11, लीडरशिप की परिभाषा व आवश्यकता। लीडरशिप की परिभाषा व आवश्यकता। अब इसमें पॉइंट है, परिभाषा, नेतृत्व की विशेषताएं व आवश्यकताएं, अनुयायी, आदर्श आचरण, निर्देशन की प्रक्रिया, प्रभावीकरण की प्रक्रिया, हितों की एकता, उत्साह व विकास का सृजन, क्रियाशील संबंध। ठीक है ना। यानी कि यह है क्वेश्चन नंबर 11। लीडरशिप है ना, नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये लाइन स्टाफ की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने पीछे समझाया बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, लीडरशिप की परिभाषा व आवश्यकता के। फिर ये पॉइंट है इसके 7।
परिभाषा, नेतृत्व की परिभाषा व आवश्यकताएं, अनुयायी आदेश आचरण। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि नेतृत्व की परिभाषा व इसकी आवश्यकताओं की विवेचना कीजिए या के पर प्रकाश डालिए। जो भी कुछ है किसी भी तरह से आए, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन आंसर जो है आप इसी तरह के देंगे जैसे मैंने आपको दिखाया। अब ये आंसर के पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पूरी कोशिश करेंगे कैमरा स्टेबल रहे। Okay students, I have you have noted this, our leadership. हाँ जी, अब आइए लीडरशिप। देखिए मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशंस ऑफ लीडरशिप, क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए सामान्य अर्थ में नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति विशेष की उस गुण से हैं जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों को मार्गदर्शन कराता है। ठीक है, लीडरशिप का मतलब सीन हो गया। आपने इसका जो है लीडरशिप का पहले मतलब इतना लीडरशिप के बारे में आप जानते हैं बच्चों, पीसी में पूरा सब्जेक्ट चैप्टर इस पे लीडरशिप एंड सुपरविज़न है ना, कि उस व्यक्ति विशेष से हैं जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों को मार्गदर्शन कराता है। सेकंड है आपकी इसमें कीथ डेविस के अनुसार नेतृत्व एक ऐसा मानवीय गुण है जो किसी समुदाय को संगठित कर लक्ष्यों की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। वेरी सिंपल डेफिनेशन दे रखी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखी है। देखिए इसमें यहाँ से ऐसे देख लीजिए, नेतृत्व एक ऐसा मानवीय गुण है जो किसी समुदाय को संगठित कर लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ओ डोनाल्ड के अनुसार नेतृत्व किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अनुसरण करने हेतु लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को प्रभावित करता है। बर्नआउट के अनुसार नेतृत्व का आश्चर्य व्यक्ति के उस व्यवहारपूर्ण गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को संगठित प्रयास से संबंधित कार्यों को मार्गदर्शन कराता है। ठीक है ना, ये 4 डेफिनेशन हैं, आप इसमें आप जो है लिख सकते हैं बच्चों। देखिए 4 डेफिनेशंस। यहाँ तक कर लीजिए पहले, जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों को का मार्गदर्शन कराता है। ये नीचे आ रहा है, इसके मार्गदर्शन कराता है। ये डेफिनेशंस हो गई आपकी 4 बच्चों, है ना। आप छोटी छोटी हैं, 2-3 तो मतलब अगर अपनी डेफिनेशंस आती है बच्चों कम से कम 2 तो आपको लिखनी ही लिखनी है। अब क्या है कि नेतृत्व का अर्थ और उसकी विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि नेतृत्व प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेता अपने समूह को जोड़े रखता है, उसमें प्राण फूंकता है और उसके सतत लक्ष्यों की तरफ बढ़ाता है। नेतृत्व प्रबंध के क्षेत्र में व्यक्तियों की महत्वता को उजागर करता है। यानी कि लीडरशिप अपने आप में ही एक ऐसा स्किल्स है, एबिलिटी है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो है अपनी जो है वर्क अपने डिपार्टमेंट को सक्सेसफुली उसको चलाता है और उसको सक्सेस दिलवाता है। ठीक है ना, अब ये सारा आ रहा देखिए, आप डेफिनेशंस लिख दीजिएगा बस, है ना। और उसके चाह रही इसका मतलब ये है ना, आपकी प्रभावित करने की प्रक्रिया है।
बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम इसकी विशेषताओं पर। नेतृत्व की विशेषताएं व आवश्यकताएं। नेतृत्व की परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात उसकी निम्नलिखित विशेषताएं व आवश्यकताएं स्पष्ट होती हैं। अनुयायी, फॉलोवर्स। नेता के साथ उसके अनुयायी का होना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना अनुयायी के नेतृत्व के विषय में सोचा नहीं जा सकता। अनुयायी की संख्या अधिक होने पर नेता का महत्व बढ़ जाता है। यानी कि किसी भी लीडरशिप का जो है उसके फॉलोवर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और होता ही, आप इसको एज ए, अगर आप पॉलिटिकल दृष्टि से अगर हम लीडरशिप को देखें तो बच्चों पता ही है कि एक लीडर के, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है, लेकिन कितने सारे उसके अनुयायी होते हैं। आप देखते ही अनुयायी क्या क्या करते हैं देश में। इस तरह से पीछे भी आपने देखा ही अभी क्या होके चुका है बांग्लादेश में, जो चुनाव हैं तो उसमें जो है टीएमसी के मतलब आज जीत गई है, या जहाँ पर भी कितने दंगे फसाद, अनुयायी तो करते हैं ये लोग। तो अनुयायी, तो ये तो जो टॉपिक है इसको गलत और सही दोनों वे से लिया जा सकता है। हम एक पॉलिटिकल दृष्टि से केवल आपको एग्जाम्पल समझाएं, लेकिन इसको हम एक पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं देखेंगे, बल्कि एक बिजनेस की दृष्टि से देखेंगे। आदर्श आचरण, आइडियल कंडक्ट। अपने आचरण के द्वारा नेता अपने अनुयायी के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करता है। वह चाहते हैं कि उनका नेता मात्र नेता न हो, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति हो जिससे वे उसका अनुकरण कर सकें। कि जैसा लीडर होगा वैसे ही पार्टी होगी। लीडर अच्छा होगा तो पार्टी अपने आप में ही बहुत बढ़िया होगी। अब उर्वर के अनुसार, अनुयायी की यह प्रभावित नहीं करता कि उसका नेता क्या कहता है और क्या लिखता है, बल्कि यह वह क्या है और कौन से कार्य करता है, इस प्रकार का व्यवहार करता है आदि तथ्य प्रभावित करते हैं। यानी कि वो क्या करता है, क्या कहता है और उसका व्यवहार कैसा है, वही उसको पर्सनालिटी को जो है रिवील करते हैं। प्रोसेसन, अब आपके देखिए निर्देशन की प्रक्रिया, ये विशेषताएं हैं सारी। नेतृत्व में 4 क्रियाएं शामिल हैं: मार्गदर्शन देना, संचालन करना, निर्देश देना और पहल करना। ठीक है ना। यानी कि गाइडिंग, कंडक्टिंग, डायरेक्टिंग एंड प्रोसीडिंग। नेता अपने दल के उद्देश्यों को परिभाषित करता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य मार्ग बतलाता है। वह भिन्न भिन्न लोगों में काम बांटकर उन्हें इस कार्य के मार्ग पर चलने की मदद करता है तथा अपने अपने काम में कुशलतापूर्वक तथा समन्वित रूप को पूरा करने के लिए जरूरी आदेश और निर्देश देता है। अंत में एक नेता स्वयं आगे बढ़कर उदाहरण पेश करता है, जिसके अनुयायी को में भी आत्मविश्वास पैदा होता है। ये सारी क्रियाएं निर्देशन प्रक्रिया का ही अंग होती हैं। प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन देना, देखो गाइड करना, कंडक्टिंग करना, डायरेक्टिंग और प्रेसिडिंग। काम बांटकर उन लोगों को काम कराना, क्योंकि जैसा लीडर करेंगे बच्चों, वह जैसा लीडर करते हैं वैसे ही काम जो है उसके वर्कर्स करते हैं। अब आ गया है आपका प्रभावीकरण प्रक्रिया, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। ये सारी जो हैं विशेषताएं आई हैं। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, कुंट्स और डोनेल के नेतृत्व में नेतृत्व को एक प्रभाव के रूप में परिभाषित किया है। व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला या प्रक्रिया जिसमें वे लोग सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से योगदान दें, है ना, तथा नाम दिया है। इसके अनुसार संगठन में लगे कर्मचारी कुछ काम तो इसलिए करते हैं क्योंकि संगठन के ढांचे में कुछ निश्चित कार्य और दायित्व सौंपे गए हैं और उनके काम की कार्यविधि को सोच समझकर परिभाषित किया जाता है। और कुछ काम इसलिए क्योंकि उनमें नेताओं और उनमें अपने काम के लिए उत्साह पैदा किया जाता है ना। क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं, जो नेता लीडरशिप होता है, उसको तो पूरे डिपार्टमेंट को देखना ही होता है, लेकिन जो उसके अंडर वर्क करते हैं तो उसमें उनको ये रहता है कि अंडर वर्क जो करते हैं तो उनको ये रहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मिली है उनको वो सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर सकें। ये स्टूडेंट देखिए, नोट करिए सारा।
4। फिर है आपका हितों की एकता, यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट। प्रत्येक नेता को चाहिए कि वे अपने उद्देश्य के अनुरूप ही हो और अपने अधीनस्थों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छे नेतृत्व के लिए नेता और अधीनस्थों के उद्देश्य अथवा हित में एकता होनी चाहिए। नेतृत्व पारंपरिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को स्वेच्छा से प्रयत्न करने के लिए प्रभावित करने की प्रक्रिया है। यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट। फिफ्थ पॉइंट, फिर 6 है आपका उत्साह तथा विश्वास का सृजन, क्रिएशन ऑफ एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस। कि नेतृत्व कर्मचारियों का उत्साह तथा विश्वास का सृजन करता है। उत्साह का अर्थ है गर्मजोशी, सच्चाई, पुरजोशी के साथ काम में लग जाना, जबकि विश्वास का अर्थ है अपने पूरे अनुभव और तकनीकी योग्यता के पर भरोसा करना। और नेता अपने दल को सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी सभी योग्यताओं के प्रयोग में अधिकतम योगदान देने में सहायता देता है। ये देखिए, यहाँ से देखिए, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आपको, हाँ आप क्लियर हो रहा ना, आपको पूरा ब्लॉक आ रहा है पूरा। फिर है क्रियाशील संबंध, एक्टिव रिलेशन। नेता एवं अनुयायी के बीच क्रियाशील संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कार्य को संपन्न के लिए सबसे पहले नेता को स्वयं कार्य करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके बाद ही अनुयायी को मार्गदर्शन कराना चाहिए, है ना। यानी कि इसमें एक्टिव, यानी कि नेवर आस्क ए मैन टू डू समथिंग दैट यू कांट डू योरसेल्फ। इट मीन्स कि जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो काम किसी और को, दूसरों को करने के लिए मत कहिए। ये बहुत एक फंडामेंटल रूल है लीडरशिप का। नेवर आस्क ए मैन टू डू समथिंग दैट यू कांट डू योरसेल्फ। जब आप खुद नहीं एक्सपर्ट होंगे किसी काम को करना, आपको खुद को नहीं आएगा, तो आप दूसरों को काम कैसे कह सकते हैं बच्चों करने के लिए, है ना। तो इसलिए लीडरशिप की एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने पहले, यदि इससे क्या होगा कि यदि कोई प्रॉब्लम आती है काम में, तो वो जो काम में प्रॉब्लम यदि आती है तो लीडर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अगर वो खुद ही उस काम को करेगा नहीं तो यदि उसके वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन वो कैसे निकालेगा, ठीक है ना। तो उसका सॉल्यूशन वो कैसे निकालेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज आपने देखिए क्वेश्चन नंबर, हमने आपको आज आपने जो है क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 9 कर्मचारी एवं लेखा संगठन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लीडरशिप की परिभाषाएं, है ना, और आवश्यकता, नेतृत्व। तो आज आपने स्टूडेंट्स ये हमने जो है 9, 10, 11 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने आज करे हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने समझ भी गए होंगे और इनको अच्छी तरह से आप कर लीजिएगा बच्चों। जो मैं क्वेश्चन के पॉइंट में आपको अपने हाथ से लिखे हुए बता रही हूँ, आप इन क्वेश्चंस के पॉइंट्स को आप एक नोट टॉपिक पे रजिस्टर पे बच्चों ज़रूर लिखते रहना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। वीडियो कहाँ तक आप देखेंगे। वैसे जो हालात चल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि शायद जून में जो है हालात काफ़ी कंट्रोल में आ जाएंगे। हो सकता है जून में क्लासेस लगे,
एक उम्मीद है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं भी होती है तो इससे आप जो हैं ये जो क्वेश्चन के पॉइंट्स बना के बच्चों, मैं ऐसे ही पूरी IMED का आपका चैप्टर कराऊंगी। चैप्टर 2 जो चल रहा है, वीडियो आपको अभी मिल जाएगी, और उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ना। काफ़ी जितने भी, क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो डिफरेंट टॉपिक पर ही मैं जो हूँ, जो भी टॉपिक मिलता है उस पर मैं क्वेश्चंस आपको सर्च करके, और बुक है उसमें आपको डिटेल सारी बुक में से दिखा दी मैंने, पढ़ा भी दिया और समझा भी दिया, और ये मैंने अपने आप ही नोट्स बना दिए सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोग इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों। ऐसा नहीं है, देखिए 6 सेमेस्टर में आ गए, इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा ही रही हूँ, और आप जिससे कि कर लेंगे और हैंड टू हैंड बुक पे लिखते, नोटबुक पे लिखते चले जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें 9 चैप्टर, अभी 2nd चैप्टर ही चल रहा है, और सारे चैप्टर्स बहुत लेंथी हैं, तो इसी तरह से मैं आपको करवाती रहूँगी। तो आप ये सारे नोट कर लीजिएगा, और आई होप कि आप नोट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो कैरी मेरे से पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही नोट करके इन काम को करते रहिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।